हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करते हैं कि आप सभी ठीक होंगे। तो आज हम लोग करने वाले हैं NIOS के पॉलिटिकल साइंस कोड 317 के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स जो आप सभी के कल के पेपर के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, पहला प्रश्न है हमारा, राज्य किसे कहते हैं और संक्षेप में राज्य के घटकों का आप उल्लेख कीजिए। तो देखिए, राज्य उस संगठित इकाई को कहते हैं जो एक शासन यानी कि सरकार के अधीन हो। राज्य जो है वो संप्रभुता संपन्न हो सकते हैं और इसके अलावा किसी शासकीय इकाई या उसके किसी प्रभाग को भी राज्य हम कहते हैं। जैसे कि भारत के प्रदेशों को भी हम लोग राज्य के नाम से कहते हैं। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं हमारा दिल्ली है, वो भी किसके अंदर आता है, एक राज्य के अंदर आता है। वैसे अगर देखा जाए तो वो हमारे यूनियन टेरिटरी के अंदर आता है, लेकिन हम उसे राज्य में ही सम्मिलित करते हैं। हरियाणा हो गया, राजस्थान हो गया, ये सारे के सारे क्या होते हैं, हमारे राज्यों में आते हैं। तो आगे देखते हैं। फिर हमारा इसी के आगे का प्रश्न था कि संक्षेप में हमें राज्य के घटकों का भी उल्लेख करना है। तो देखिए, अगर राज्य के घटकों का अलग से प्रश्न आता है तो उसके अंदर हमें क्या देखने को मिलता है कि लोग क्या है, एक राज्य में रहने वाले लोग अपनी भाषा, अपने धर्म और सामाजिक वर्ग से जुड़े हुए होते हैं। हमारे राज्यों के अंदर आप लोगों को उनकी अपनी अलग अलग भाषा देखने को मिलती है, अलग अलग लोगों के धर्म देखने को मिलते हैं, प्लस सामाजिक वर्ग में भी जुड़े हुए होते हैं। किसी में भी आपसी मतभेद नहीं होता है, सब लोग मिलजुल कर साथ में रहते हैं। फिर वहीं हम लोग क्षेत्र की बात करें तो राज्य की अर्थव्यवस्था, वित्तीय संसाधन, भूमि की भौगोलिक संरचना, जलवायु, उपलब्ध संसाधनों आदि पर निर्भर करते हैं। फिर उसके बाद हम आगे बढ़े तो सरकार जो है वो लोगों के द्वारा चुनी जाती है और वे लोगों की भलाई के लिए प्रशासन का प्रतिनिधित्व करती है। हम आगे बढ़ेंगे संप्रभुता। देखिए, आप लोगों का कई बार क्या होता है, संप्रभुता का भी एक क्वेश्चन निकल कर आ जाता है, तो आप लोग उसके अंदर ये डेफिनेशन डाल सकते हैं पूरी की पूरी कि संप्रभुता क्या होती है, एक स्वतंत्र राज्य की कानूनी क्षमता और बाहरी हस्तक्षेप के बिना अपने राजनीतिक मामलों को नियंत्रित करने की जिम्मेदारी को संदर्भित ये करता है। देखिए, अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको इसी तरह आगे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स देखने को मिलते रहेंगे। और साथ ही अगर आप लोगों को इसका PDF चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में हम आपको टेलीग्राम का लिंक दे देते हैं, आप वहाँ पे जाके ज्वाइन हो जाइए और वहाँ से आप इसे फ्री में डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। तो देखिए, हम आगे पढ़ते हैं। इसी के आगे प्रमुख घटक और भी हैं हमारे, कि जो मार्क्सवाद है उसकी कुछ हमें प्रमुखता बतानी है, विशेषताएं बतानी है। मार्क्सवाद आप लोगों ने पढ़ा होगा। देखिए, हम लोग यहाँ पे अभी वन शॉट रिवीजन कर रहे हैं क्योंकि हमारा एग्जाम कल ही है, तो उसके लिए अच्छा होगा कि आप लोग इसे बहुत ध्यान से पढ़ें। वीडियो को स्किप मत करिएगा, क्योंकि एक भी स्किप क्वेश्चन आपको हानि पहुँचा सकता है। तो ठीक है, हम क्या पढ़ने वाले थे कि मार्क्सवाद की हमें कुछ प्रमुख विशेषताएं देखनी थी। मार्क्सवाद पूंजीवाद के विरुद्ध एक प्रतिक्रिया होती है। ठीक है, यानी कि मार्क्सवाद जो है वो पूंजीवाद का क्या है, एक विरुद्ध प्रतिक्रिया है हमारी। और मार्क्सवाद पूंजीवाद व्यवस्था को समाप्त करने के लिए एक हिंसात्मक साधनों का प्रयोग करता है। फिर आगे बढ़ेंगे। हमारा थर्ड पॉइंट क्या बनता है कि मार्क्सवाद जो है वो प्रजातंत्रीय संस्था को पूंजीपतियों की संस्था मानते हैं और अपने हित के लिए श्रमिकों के शोषण के लिए बनाई गई है। देखिए, आप लोगों को क्या करना है कि आपको हमेशा SST के पेपर में हमेशा पॉइंट टू पॉइंट आंसर्स को लिखना है, क्योंकि ये टाइम भी बहुत बचाते हैं, प्लस पढ़ने के लिए भी टीचर्स को बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहता है। मान लीजिए अगर आपका 3 नंबर का प्रश्न आता है तो आप उसमें 3 से 4 पॉइंट्स में आंसर लिख कर आइए, वो आपके आंसर की लेंथ को भी बढ़ाते हैं और उसको डिस्क्राइब भी अच्छे से करते हैं। बड़े बड़े पैराग्राफ्स की अपेक्षा आप लोग उनको पॉइंट्स में लिखें तो ज़्यादा अच्छा होगा। फिर आगे देखिए, मार्क्सवाद जो है वो धर्म विरोधी भी है हमारा, यानी कि मार्क्सवाद पूंजीवाद के साथ साथ धर्म का भी विरोध करता है, तथा वो धर्म मानव जाति के लिए, उन्होंने उसे क्या कहा है, अफीम कहा है। कई बार कहा आता है कि अफीम किसे कहा जाता है, यानी कि मानव जाति के लिए अफीम कब कहा जाता है। मार्क्सवाद ने धर्म विरोधी के नाम पर ये चीज़ कही थी, जिसके नशे के लोग उंधते रहते हैं। फिर आगे देखिए, मार्क्सवाद जो है वो क्या है, एक अंतर्राष्ट्रीय साम्यवाद में विश्वास करता है। समाज राज्य में शासकों, शोषितों में पूंजीपतियों और श्रमिक क्रोध के वर्ग संघर्ष अनिवार्य है। मार्क्सवाद अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत द्वारा पूंजीवाद के जन्म को भी स्पष्ट करता है। आशा करते हैं कि आप सभी को समझ आ रहा होगा। फिर हमारे मार्क्सवाद के कुछ प्रमुख सिद्धांत हैं, जैसे कि आप देखिए कि ये द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का क्या है, एक सिद्धांत है। फिर दूसरे पॉइंट में देखिए, इतिहास की आर्थिक भौतिकवादी व्याख्या करी गई है इसकी। तीसरा पॉइंट कि ये वर्ग संघर्ष का एक सिद्धांत है। फोर्थ पॉइंट अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत है। फिफ्थ सर्वहरा वर्ग का अधिनायकवाद है ये। और सिक्स्थ पॉइंट वर्ग विहीन व राज्य विहीन समाज है। ठीक है, देन अब हम लोगों ने पढ़ा था कि द्वंद्वात्मक भौतिकवाद है। अब ये जो द्वंद्वात्मक भौतिकवाद है इसकी कुछ लोगों ने आलोचना भी की है। देखिए, आलोचना का मतलब होता है कि हर कोई, देखिए क्या होता है कि हर कोई आपके पक्ष में नहीं होता, कुछ लोग जो होते हैं वो उसके विपक्ष भी होते हैं। ठीक है, तो इसी तरह द्वंद्वात्मक भौतिकवाद जो था उसके लिए कुछ लोग जो थे वो विपक्षी भी थे। जैसे कि आप देखिए, मार्क्स द्वारा प्रतिपादित दर्शन का जो आधार था यानी कि द्वंद्वात्मक भौतिकवाद है, किंतु इसने इतने महत्वपूर्ण सिद्धांत कहीं भी विस्तृत रूप से वर्णन इसने नहीं किया है। फिर मार्क्स ने हीगल के अध्यात्मवाद के स्थान पर भौतिकवाद का समर्थन किया। और थर्ड पॉइंट, मार्क्स का मानना है कि समाज की प्रगति के लिए संघर्ष व क्रांति का होना हमेशा अनिवार्य है, किंतु यह सत्य है कि शांति काल में ही समाज की प्रगति तीव्र गति से होती है।
अब देखिए ये वाला प्रश्न आपका, गांधी जी की राम राज्य की अवधारणा क्या थी? गांधी जी के द्वारा एक राम राज्य की अवधारणा दी गई थी, पर अब वो थी क्या? कई बच्चों को ये पता ही नहीं होता है कि वो अवधारणा होती क्या है। गांधीवाद के राम राज्य के युगल सिद्धांत यानी कि सत्य और अहिंसा में ही नेता। आप सभी लोग जानते हैं कि गांधी जी जो थे वो कभी भी हिंसा में विश्वास नहीं करते थे, वो हमेशा अहिंसा में विश्वास रखते थे। ठीक है, तो गांधी जी सत्य एवं अहिंसा दोनों को किसी भी लक्ष्य की प्राप्ति में महत्वपूर्ण ही मानते थे और सत्य एवं अहिंसा समाज के भेदभाव को समाप्त करते थे। भेदभाव जैसी कुरीति के दूर होते ही समाज राम राज्य जैसी अवधारणा की ओर आगे बढ़ता है। यानी कि देखिए इसमें गांधी जी क्या कहना चाहते हैं कि अगर हमारा जो देश है यानी कि जो हमारा समाज है, अगर वो बिल्कुल भेदभाव से मुक्त हो जाएगा, सब जगह सत्य ही सत्य होगी, अहिंसा होगी, तो क्या होगा, हमारे इस देश को यानी कि हमारे साम्राज्य को एक राम राज्य बनने में देरी नहीं लगेगी। ठीक है, क्योंकि कोई भी एक दूसरे से भ्रष्टाचार नहीं करेगा, कोई भी किसी का विपक्ष नहीं होगा, हर कोई सत्य का समर्थन करेंगे। ठीक है, तो क्या बनेगा, एक राम राज्य बनेगा। राम राज्य की स्थापना का उद्देश्य ही क्या है, समाज को सभी प्रकार की कुरीतियों से यानी कि जो बुरी चीज़ें उनसे, कष्टों से व आर्थिक कमजोरियों से निजात दिलाकर आत्मनिर्भरता की प्राप्ति है। आशा करती हूँ आपको ये प्रश्न समझ आ रहे होंगे। अब देखिए ये आपका मोस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अपने आप में। क्या है कि हमारे 6 मौलिक अधिकार कौन कौन से हैं। देखिए आपके 6 मौलिक अधिकारों के ऊपर हमेशा कोई ना कोई प्रश्न आता ही आता है। अब हमारे 6 मौलिक अधिकार है कौन से? देखिए पहले ये वैसे 7 थे, जिसमें संपत्ति का अधिकार जो था वो हटा दिया गया है, तो अब ये 6 बचे हमारे। ठीक है, तो 6 मौलिक अधिकार हमारे क्या है कि समता या समानता का अधिकार होना। ठीक है, हाँ जी, तो हम क्या देख रहे थे कि समता या समानता का अधिकार आता है। इसमें पहला हमारा कि सभी नागरिकों को एकदम समानता के आधार पर देखा जाएगा। दूसरा हमारा कहता है कि हमारा क्या होगा, एक स्वतंत्रता का अधिकार होगा। ठीक है, थर्ड हमारा क्या है कि शोषण के विरुद्ध अधिकार है हमारे पास, कि अगर हमारे साथ कोई भी शोषण कर रहा है तो हमारे पास ये पूर्ण अधिकार है कि हम लोग जा सकते हैं और उसके खिलाफ हम लोग कार्यवाही करवा सकते हैं। फिर चौथा है हमारा धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, कि कोई भी अधिकार आपका ऐसा नहीं है कि आप लोगों को अपने धर्म की, आपकी जो पूजा है, आपकी जो रीतियाँ हैं, जो भी आप जिस भी धर्म जाति से बिलोंग करते हैं, आप लोग उसकी हर एक मतलब आपको स्वतंत्रता प्राप्त है कि आप लोग अपने धर्म की जो भी आपके रिचुअल्स हैं आप लोग उनको अपना सकते हैं। आपको कोई भी उसके लिए मनाही नहीं कर सकता है, क्योंकि ये आपका पूर्ण रूप से अधिकार है। प्लस फिफ्थ हमारा क्या कहता है कि जो संस्कृति है और शिक्षा संबंधी हमारे पास अधिकार है। शिक्षा देखिए 6 साल से लेकर के 14 साल तक के बच्चों के लिए अनिवार्य है। ये बिल्कुल हमारे अधिकार में है कि 14 साल तक के बच्चों को तो पढ़ाना ही पढ़ाना है। ठीक है, और सिक्स्थ है कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ये जो अधिकार है ये आपको कहता है कि अगर आपके ऊपर के किसी भी 5 अधिकारों का हनन हो रहा है तो आप लोग क्या कर सकते हैं, आप लोग सीधा कोर्ट जा सकते हैं। आप लोगों को अपने आसपास के पुलिस स्टेशन वगैरह में जाने की जरूरत नहीं है और आप लोग सीधा याचिका अपनी दर्ज करवा सकते हैं। ठीक है, तो ये 6 के 6 मौलिक अधिकार तो आप लोगों को बिल्कुल टिप्स पे रखे हुए होने चाहिए। अब देखिए ये जो 6 मौलिक हमारी जो स्वतंत्रताएं थी, ये जो संविधान है, जो ये 6 मौलिक अधिकार जो है वो स्वतंत्रता की क्या गारंटी देते हैं हमें। ठीक है, तो पहला हमारे पास क्या है कि भाषण तथा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। हमारे पास पूर्ण रूप से स्वतंत्रता है कि हमारे पास जो हमारे अंदर जो हमें बोलना हम लोग जो चाहते हैं वो हम बोल सकते हैं। ठीक है, लेकिन हाँ आप लोग इसके अंदर ये गलत बातें नहीं बोल सकते कि आप लोग कोई भी गलत शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं किसी भाषण में। ठीक है, आप लोग अच्छी बातें बोल सकते हैं लेकिन आप लोग बुरी बातें नहीं बोल सकते हैं जो किसी के भी दिल को ठेस पहुँचाए। ठीक है, दूसरा आपको क्या है कि बिना हथियार शांतिपूर्ण ढंग से आप लोग जुलूस निकाल सकते हैं। देखिए जैसे मुस्लिम्स में होता है कि मुहर्रम वगैरह के टाइम पे जुलूस वगैरह निकलते हैं। ठीक है, कई बार होता है कि धर्म का प्रचार करने के लिए जुलूस वगैरह निकलते हैं, तो आप लोग बिना हथियार के बिल्कुल शांतिपूर्ण ढंग से क्या कर सकते हैं, जुलूस निकाल सकते हैं ताकि किसी को भी हानि ना पहुँचे। ठीक है, फिर थर्ड क्या है आपके पास संघ या संगठन बनाने की भी आप लोगों को स्वतंत्रता है कि आप अपना कोई भी संघ या फिर संगठन आप लोग बना सकते हैं। उसके लिए आप लोगों को ज़्यादा कोई मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। फोर्थ पॉइंट आपको क्या कहता है कि भारत में कहीं भी स्वतंत्र रूप से जाने की आप लोगों को स्वतंत्रता है, यानी कि आप लोग भारत में यानी कि हमारे ओवरऑल इंडिया आप लोग कहीं पे भी घूम सकते हैं। देखिए आप लोगों को कोई वीज़ा कोई किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, आप लोग डायरेक्टली कहीं पर भी जा सकते हैं, आपको किसी से भी परमिशन लेने की आवश्यकता नहीं है। फिफ्थ हमारा क्या कहता है कि भारत के किसी भी भाग में रहने वाले जीविकोपार्जन की स्वतंत्रता आप लोगों के पास है। एंड देन लास्ट सिक्स कि किसी भी कार्य, व्यापार, व्यवसाय या फिर आप लोगों को नौकरी करने की स्वतंत्रता है। आप लोग कहीं पर भी जा सकते हैं, अपना कोई भी व्यापार खोल सकते हैं अगर आप लोगों के मन में है। आप लोग कहीं नौकरी करना चाहते हैं आप लोग वो कर सकते हैं, या फिर आप लोग जो भी कार्य करना चाहते हैं आपके पास पूर्ण रूप से स्वतंत्रता है कि आप कर सकते हैं। ठीक है, देन हमारे पास एक शोषण के विरुद्ध अधिकार था। तो ये शोषण के जो विरुद्ध अधिकार है हमारा, अब हमें इसे क्या करना है, वर्णन करना है। तो देखिए वास्तव में जो शोषण के विरुद्ध जो ये अधिकार है इसका मेन उद्देश्य क्या है कि ये एक वास्तविक सामाजिक लोकतंत्र की स्थापना करता है। और शोषण के विरुद्ध अधिकार जो है हमारा यानी कि राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन को वास्तविकता रूप देने के लिए ही क्या किया गया था, जुलाई 1975 में घोषित किया गया था कि बंधक मजदूरी प्रथा जहाँ भी कहीं हो गैर कानूनी घोषित कर दी जाएगी। ठीक है,
फिर 1997 में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा क्या किया गया, सरकार को 6 में बाल मजदूरी खत्म करने का निर्देश दिया गया और बाल पुनर्स्थापन कल्याण कोष की स्थापना की। आप लोगों को भी पता होगा कि जो हमारे बच्चे होते हैं, जो छोटे बच्चे होते हैं, उनको बाल मजदूरी जो पहले के लोग करवाया करते थे, अब वो शोषण के विरुद्ध अधिकार में गिना जाता है। अगर आप लोग कभी भी देखते हैं कि किसी भी छोटे बच्चे से इस तरह की बंधक मजदूरी करवाई जा रही है, तो आप लोग उसके खिलाफ अपनी कंप्लेंट दर्ज करवा सकते हैं कि किसी भी छोटे बच्चे को पढ़ाई ना करवाकर वो लोग मजदूरी करवा रहे हैं। ठीक है, फिर इस प्रकार बाल मजदूरी समाप्त करने की दिशा में कुछ प्रयत्न भी किए गए, लेकिन तथ्य यह है कि बाल मजदूरी की स्थिति अभी भी बनी हुई है, क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा हमारे आसपास में कई बार मकान वगैरह बन रहे होते हैं, बहुत सारी चीज़ होती है, कंस्ट्रक्शन साइट्स वगैरह कुछ भी है, तो आप लोग देखोगे कि बहुत छोटे छोटे बच्चे काम कर रहे होते हैं वहाँ पर। ठीक है, हमें आज भी नहीं दिखता कि बाल मजदूरी पूर्ण रूप से समाप्त हुई है। ऐसा लगता है कि अभी भी जो बंधक मजदूरी है, बंधक मजदूरी का मतलब क्या होता है कि जो बाल मजदूरी है वो अभी भी चालू है, और इन स्थितियों को जन्म देने वाले जो सामाजिक आर्थिक कारण है उनको समाप्त किए बिना इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। ठीक है, देन हम आगे आएंगे। हमारा अगला प्रश्न क्या है कि भारतीय संघवाद की विशेषताएं। देखिए, मैं आप लोगों को फिर से बोलूँगी कि अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग प्लीज़ सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट कर दीजिए, और अपने और दोस्तों को भी फॉरवर्ड कर दीजिए, ताकि उन लोगों को भी पूर्ण रूप से सहायता मिल सके, ताकि वो भी आप लोगों की तरह अच्छे मार्क्स से पास हो सके। तो ठीक है, हम लोग क्या देखने वाले थे कि भारतीय संघवाद की हमारी कुछ विशेषताएं। देखिए, पहली बात क्या है, हमारा एक लिखित संविधान है। ठीक है, प्लस हमारा कठोर संविधान है। ठीक है, शक्तियों का इसमें विभाजन है कि हमारे किसी भी ऐसा नहीं है कि हम लोगों ने एक ही सरकार है और एक ही सरकार को हमने सब कुछ दे रखा है। नहीं, हम लोगों ने क्या रखा, हमने कार्यों को बांट रखा है। कार्यों को बांटना ही शक्तियों का विभाजन कहलाता है। ठीक है, फिर द्वैध शासन प्रणाली है हमारी, फिर संविधान की सर्वोच्चता सबसे ऊपर आती है हमारे यहाँ पर, और उच्चतम न्यायालय की विशेष स्थिति हम लोगों को पता है। ये सभी के सभी हमारी क्या है, संघवाद की कुछ विशेषताएं। देन हम आगे आएंगे, क्या है हमारा कि भारतीय संविधान के एकात्मक लक्षणों को स्पष्ट कीजिए। अब देखिए, भारतीय संविधान की बहुत सारी विशेषताएं हैं। ठीक है, हमारे भारत संविधान की एक विशेषता नहीं है, बहुत सारी है, जिनमें से हमारी एक महत्वपूर्ण विशेषता क्या है कि एकात्मकता की ओर झुका होना। मतलब कि क्या है, केंद्रामुखीभक होना, यानी कि संवाद होते हुए भी भारतीय संविधान के एकात्मक लक्षण परिलक्षित होते हैं। भारतीय संविधान राज्यों का एक संघ होता है। ये भारत के संविधान अनुच्छेद 1 में कहा गया है, जिसके तहत संघात्मकता के लक्षण जैसे कि संविधान की हमारी सर्वोच्चता हो गई, शक्तियों का विकेंद्रीकरण, विकेंद्रीकरण का क्या मतलब होता है, विभाजन, स्वतंत्र न्यायपालिका इत्यादि गुण मौजूद होने के बावजूद भी कुछ विशेषताएं ऐसी है जिसे क्या कहा जाता है, एकात्म की प्रवृत्ति प्रदान करती है। अब देखिए, केंद्र तथा राज्यों के बीच जो विधायी संबंध है उनके ऊपर हमें संक्षिप्त टिप्पणी लिखने को कहा गया है। तो देखिए, संविधान का जो भाग है, भाग 11 है जो हमारा, उसके अनुच्छेद 245 से लेकर 255 तक कहा गया कि केंद्र राज्य विधायी संबंधी की क्या की गई है, चर्चा की गई है। इसमें आप हमेशा याद रखिएगा कि अगर आप लोग पॉलिटिक्स पढ़ रहे हैं, यानी कि अगर आप पॉलिटिकल साइंस यानी कि आप राजनीतिक विज्ञान पढ़ रहे हैं, तो आप लोगों को अनुच्छेद और भाग ये आप लोगों को बहुत ज़्यादा अच्छे से पता होने चाहिए, क्योंकि इसको भी अगर आप लोगों को मान लीजिए अगर आपको कुछ भी ना रहा, लेकिन अगर आपको भाग या अनुच्छेद पता है तो आप लोगों को +1 या हाफ मार्क्स तो मिलने के प्रॉपर चांसेस रहते हैं। ठीक है, और अपनी पूरी कोशिश करिएगा कि आप लोग पॉइंट्स में ही आंसर लिखें, लेंथी वाइज ज़्यादा ना लिखें, और ज़्यादातर कोशिश करिएगा कि आप अपनी बातों को छोटे छोटे पॉइंट्स में ही समझा पाएँ, ताकि आप लोगों का टाइम टेकन बचे। ठीक है, इसके अतिरिक्त क्या कहा गया कि कुछ अन्य अनुच्छेद भी इस विषय से संबंधित है हमारे, जैसे कि संविधान अनुच्छेद 245 में क्या कहा गया कि इस संविधान के उपबंधों के अधीन रहते हुए भी संसद भारत के संपूर्ण राज्य क्षेत्र अथवा किसी भाग के लिए विधि बना सकेगी, तथा किसी राज्य का विधानमंडल उस संपूर्ण राज्य अथवा किसी भाग के लिए विधि बना सकेगा। ठीक है, देन हमारा थर्ड पॉइंट आगे क्या कहता है कि भारतीय संविधान में केंद्र व राज्यों के बीच विधायी शक्तियों के रूप में 7वीं अनुसूची में 3 प्रकार की सूचियाँ उपस्थित है। प्रथम संसूची में महत्वपूर्ण विषयों का उल्लेख है, जिसमें रक्षा, संचार, विदेश नीति आदि शामिल है, और जहाँ सिर्फ केंद्र के कानून प्रभावी है। देन आगे देखिए, द्वितीय राज्य सूची में राज्य सरकार के पास कानून बनाने की शक्ति है, लेकिन मतभेद की स्थिति में राज्य कानून के ऊपर केंद्रीय कानून को वरीयता मिलेगी। इस सूची में कितने विषय हैं हमारे, 61 विषय हैं, परंतु मूलतः विषय जो है वो 66 हैं, जैसे कि हमारा क्या है, स्थानीय शासन, मत्स्य पालन और सार्वजनिक व्यवस्था इत्यादि। देन हमारा लास्ट पॉइंट क्या कहता है कि तीसरी समवर्ती सूची जो है, जहाँ केंद्र और राज्य के कानूनों में विरोध नहीं होना चाहिए, अन्यथा केंद्र के कानून प्रभावी होंगे। आप लोगों को पता होगा कि हमारी 3 प्रकार की सूची होती है, एक होती है केंद्र सूची, एक होती है राज्य सूची, और एक होती है समवर्ती सूची। ठीक है, जिसमें जो समवर्ती सूची होती है ना, उसमें केंद्र और राज्य दोनों होते हैं, परंतु मान लीजिए अगर कोई ऐसा विषय है जिसमें केंद्र और राज्य दोनों तरफ में अलग अलग कुछ निर्णय है और उनमें विरोध ना होना चाहिए, क्योंकि देखिए ये क्या होता है, ये एक यूनिटी है प्रॉपर्ली। ठीक है, अगर ये यूनिटी कभी मान लो ऐसा हो जाता है कि इनमें विरोध ना हो, तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं कि केंद्र हमारा क्या है, प्रभावी अपना में, तो हम लोग केंद्र का जो बताया गया जो निर्णय है ना, हम उसे ही सर्वोपरि मानते हैं, ना कि राज्य के कानून को। ठीक है, अगर राज्य और केंद्र तब है तब, लेकिन अगर मान लीजिए राज्य सूची के तहत है तो राज्य सूची अपनी जगह सही कहता है, केंद्र सूची अपनी जगह सही कहता है, लेकिन जब समवर्ती सूची आती है तो ऐसी बात नहीं कि हर बार केंद्र ही सही होता है, कई बार राज्य के द्वारा भी निर्णय लिया जाता है, लेकिन अगर कोई ऐसा टॉपिक है जब केंद्र और राज्य दोनों में विरोध हो सकता है, तब केंद्र प्रभावी माना जाता है। ठीक है,
वर्तमान में इनके पास क्या है 52 विषय है, लेकिन मूलतः विषय कितने थे 47। अब इसमें होता क्या है कि इनके पास कुछ आपराधिक कानून प्रक्रिया है, सिविल प्रक्रिया है, विवाह एवं तलाक को लेकर, श्रम कल्याण को लेकर और बिजली इत्यादि टॉपिक्स पर इन लोगों की समवर्ती सूची रहती है। अब देखिए अगला हमारा केंद्र तथा राज्य के बीच वित्तीय संबंधों का विश्लेषण कीजिए। संविधान का अनुच्छेद 275 जो है वो संसद को इस बात का अधिकार प्रदान करता है कि ऐसे राज्यों को उपयुक्त सहायक अनुदान देने का उपबंध कर सकती है जिन्हें संसद की दृष्टि में सहायता की आवश्यकता हो। देन हमारा सेकंड पॉइंट क्या कहता है कि अनुच्छेद 286, 287, 288 तथा जो 289 है केंद्र तथा राज्य सरकारों को एक दूसरे के द्वारा कुछ वस्तुओं पर कर लगाने से मना किया गया है और उन्हें कुछ करों से भी मुक्ति प्रदान की गई है। वहीं संविधान अनुच्छेद जो 292 और 293 है वो क्रमशः संघ तथा राज्य सरकारों को शरण लेने का अधिकार भी प्रदान करता है। आगे देखिए संविधान का अनुच्छेद जो 265 है वो यह प्रबंध कराता है कि विधि के प्राधिकार के बिना कोई कर, शपथ या संग्रहित नहीं किया जा सकता। ठीक है, अब देखिए आपातकाल के ऊपर आपका कोई ना कोई प्रश्न आने ही वाला है, तो इसे तो ज़रूर अपने दिमाग में बिठा लीजिएगा। देखिए आपातकाल क्या है, वित्तीय आपातकाल के दौरान केंद्र के कार्यकारी अधिकार जो है वो क्या हो जाते हैं, विस्तृत हो जाते हैं, यानी कि और भी ज़्यादा हो जाते हैं, जिससे वे देश के किसी भी राज्य को उपयुक्त वित्तीय आदेश जारी कर सकता है। सेकंड पॉइंट देखिए, वित्तीय आपातकाल में राज्य के कर्मचारी हैं वे लगभग हर वर्ग के व्यक्तियों के वेतन एवं भत्ते में कमी आ जाती है। आप लोगों को पता होगा कि जो भी हमारी सरकारी कर्मचारी वगैरह होते हैं इन्हें वेतन के साथ साथ कुछ भत्ता भी मिलता है। ठीक है, लेकिन जब आपातकाल लगाया जाता है, जब वित्तीय आपातकाल लगाया जाता है, तब जो हर वर्ग के जितने भी व्यक्ति हैं जो उनके वेतन है और जो भत्ते हैं उनमें ये लोग थोड़ी बहुत गिरावट कर देते हैं। ठीक है, क्योंकि वित्तीय आपातकाल कब लगाया जाता है, जब हमारा देश थोड़ा वित्तीय स्थिति से गुजर रहा हो, यानी कि हमारे देश की जो हालात है, यानी कि जो हमारे इकोनॉमिक को लेकर जो भी बात है वो बहुत डाउन चल रही हो, मार्केट हमारा डाउन चल रहा हो, तब हमेशा वित्तीय आपातकाल लगाया जाता है। ठीक है, हमारा थर्ड पॉइंट क्या कहता था कि आपातकाल की स्थिति में चुनाव को क्या कर दिया जाता है, स्थगित कर दिया जाता है एवं नागरिक अधिकारों को भी समाप्त कर दिया जाता है। ठीक है, देन हमारा फोर्थ पॉइंट क्या कहता है, आपातकाल लागू होने के बाद राज्य की जो कार्यपालिका शक्ति केंद्र है वो कार्यपालिका शक्ति के अंतर्गत कार्य करती है। ठीक है, यानी कि जो राज्य की कार्यपालिका है हमारी वो शक्ति केंद्र कार्यपालिका का काम उसके अंतर्गत काम करती है। ठीक है, फिर आपात उद्घोषणा के लागू होने के पश्चात भारत का संविधान क्या है, संघात्मक से एकात्मक संविधान उस दौरान हो जाता है। देखिए हमारा जो भारत का संविधान है वो संघात्मक से एकात्मक कब होता है, जब आपातकाल है उसकी उद्घोषणा कर दी जाए, लेकिन जब आपातकाल को वापस हटा दिया जाता है तो ये वापस एकात्मक से क्या हो जाता है, संघात्मक हो जाता है। आगे देखिए, आपातकाल की स्थिति में राज्यों को सरकार द्वारा वित्तीय सहायता प्राप्त होती है जिसे राष्ट्रपति स्वयं अपने हिसाब से परिवर्तित भी कर सकता है। आप लोगों को पता होगा कि हमारा प्रथम नागरिक कौन माना जाता है, राष्ट्रपति। तो राष्ट्रपति स्वयं ही अपने हिसाब से क्या करता है, परिवर्तित भी से करता है। कई बार आप लोगों का एक प्रश्न ये भी आता है कि आपातकाल किसके द्वारा लगाया जाता है। देखिए हमेशा आपातकाल जो लगाया जाता है वो कब लगाया जाता है, राष्ट्रपति के द्वारा ही लगाया जाता है। और सर्वप्रथम आपातकाल किसके द्वारा लगाया गया था, इंदिरा गांधी के द्वारा। ठीक है, आपातकाल में राज्य सरकार की शक्ति और केंद्र सरकार द्वारा कुछ समय के लिए निलंबित कर दिया जाता है। निलंबित मतलब थोड़ा डेट पोस्टपोन करके आगे बढ़ा दी जाती है। इस स्थिति में राज्य विधानमंडल संसद द्वारा पारित विधियों के तहत राज्य सूची के विषय में भी कानून बना सकते हैं। आगे देखिए, वित्तीय आपातकाल राज्य की विधायिका द्वारा पारित हुए सभी धन विधेयकों अथवा अन्य वित्तीय बिलों को राष्ट्रपति द्वारा रिजर्व में रखा जाता है। अगर आप लोगों को पॉलिटिकल साइंस का सैम्पल पेपर चाहिए हो जो 2025 का लेटेस्ट है, तो आप लोग हमारा टेलीग्रुप लिंक ज्वाइन कर लीजिए। उसी के अंदर आपको सैम्पल पेपर भी मिल जाएगा, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स भी मिल जाएंगे और हमारे ये नोट्स भी मिल जाएंगे, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, हम लोग शुरू के जो 100 जो जन है हमारे, हम लोग उनको ये फ्री में दे रहे हैं और जो बाकी उसके बाद आएंगे उनके लिए 50 रुपीज़ पेड होगा ये। लेकिन अभी हमारे एक भी नहीं हुए हैं, तो आप लोग अभी इनरोल करके इस लाभ का फ़ायदा उठा सकते हैं। ठीक है, आगे देखिए, राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करने के प्रभाव। राज्य में संवैधानिक तंत्र की विफलता के कारण घोषित आपातकाल के निम्नलिखित प्रभाव होते हैं। ठीक है, राष्ट्रपति राज्य के सभी कार्यों अथवा किसी एक कार्य को अपने हाथ में ले सकता है अथवा उनको राज्यपाल या किसी अन्य कार्य अधिकारी को भी सौंप सकता है। राष्ट्रपति राज्य विधानसभा को स्थगित अथवा भंग कर सकता है। कई बार ये क्वेश्चन आता है कि जो विधानसभा है उसको कौन भंग कर सकता है, संसद की को कौन भंग कर सकता है, कौन कर सकता है, हमारे राष्ट्रपति कर सकते हैं। ठीक है, वह संसद को राज्य विधानमंडल के स्थान पर कानून निर्माण के प्राधिकारित भी कर सकता है। और आगे क्या है कि घोषित लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए राष्ट्रपति कोई अन्य आवश्यक प्रावधान भी लागू कर सकते हैं। ठीक है, आगे देखिए, वित्तीय संकट के प्रभाव। जब वित्तीय संकट की घोषणा की जाती है तो क्या क्या प्रभाव हो सकते हैं, यहाँ पे वो बात है। केंद्र सरकार किसी भी राज्य को वित्तीय मामलों से संबंधित निर्देश दे सकती है। ठीक है, राष्ट्रपति जो है वो राज्य के सरकारी कर्मचारियों के वेतन व भत्तों को कम करने की सिफारिश कर सकता है। राज्य जो है वो विधानमंडल द्वारा पारित वित्त विधेयकों को संसद में विचार के लिए राष्ट्रपति राज्य से सुरक्षित रखने के लिए कह सकता है। और लास्ट हमारा, राष्ट्रपति केंद्रीय कर्मचारियों जिनमें उच्च और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश शामिल है उनके वेतन व भत्ते कम करने का निर्देश भी दे सकता है। ठीक है, अब देखिए द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, संसद के कार्य।
हमारे संसद के जो कार्य हैं वो यहाँ पर बताए गए एक-एक करके कि संसद के कितने कार्य होते हैं और उनको यहाँ पर डिस्क्राइब किया गया है। तो देखिए, संसद के कार्य में पहला आता है कार्यपालिका का नियंत्रण। ठीक है, संसद जो है वो एक महत्वपूर्ण कार्य है। मंत्रिपरिषद की चूक और वचनबद्धता की जवाबदेही तय करते हुए उसे पर अपने नियंत्रण के अधिकार का प्रयोग करना। धारा 75(3) में स्पष्ट कहा गया है कि मंत्रिपरिषद तभी तक कार्यरत रह सकती है जब तक उसे लोकसभा का विश्वास प्राप्त है। संसद का यह महत्वपूर्ण कार्य जो है वह जवाबदेह शासन को सुनिश्चित करता है। ठीक है, तो हमारी संसद के द्वारा ही कानून बनाया जाता है। कानून बनाना किसी भी विधानमंडल का प्रधान कार्य है। भारत की संसद उन तमाम विषयों पर कानून बनाती है जो संघ सूची और संवर्ती सूची यानी कि किसमें राज्य और केंद्र और क्या दोनों की सूची में शामिल विषय हों। ठीक है, फिर वित्त का नियंत्रण। संसद खासकर लोकसभा वित्त के कार्य क्षेत्र में महत्वपूर्ण अधिकारों का प्रयोग करती है। विधायिका को यह सुनिश्चित करना होता है कि सार्वजनिक निधि की उगाही और व्यय उनकी अनुमति से हो। देन फोर्थ पॉइंट देखिए, विमर्श शुरू करना। देखिए, सभी जो महत्वपूर्ण प्रशासनिक नीतियों की जो चर्चा है वो सदन के पटल पर होती है। लिहाजा न केवल मंत्रिमंडल संसद पर परामर्श हासिल करता है और अपनी खामियों के बारे में भी जानता है, बल्कि पूरे देश को भी सार्वजनिक महत्व के विषय के बारे में जानकारी मिलती है। मैं आपको इतना डैम श्योर के साथ कह सकती हूँ कि इनमें से कोई बहुत सारे प्रश्न ऐसे होंगे जो आपके कल के पेपर में थोड़ा घुमा फिरा के पूछे जाएंगे। तो प्लीज़ 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 इट्स रिक्वेस्ट, अगर आप लोग चाहते हैं कि कल के पेपर में आप लोगों के बहुत अच्छे मार्क्स आए तो प्लीज़ हमारे साथ जुड़े रहिए, वीडियो को स्किप मत करिएगा। अगर आप लोगों को थोड़ी जल्दी है तो आप लोग इसकी स्पीड थोड़ी हाई कर सकते हैं समझने के लिए, लेकिन वीडियो को स्किप मत करिएगा क्योंकि एक भी पॉइंट से चूकना आपके लिए बहुत ज़्यादा कष्टदेयी हो सकता है। फिर हमारा फिफ्थ कार्य क्या होता है संसद के द्वारा कि संविधान के अंतर्गत जो संसद है वो एकमात्र निकाय है जो संविधान में संशोधन के लिए कोई प्रस्ताव पेश कर सकता है। संशोधन का प्रस्ताव किसी भी सदन यानी कि लोकसभा हो या राज्यसभा में पेश किया जा सकता है। आशा करती हूँ आप लोगों को संशोधन का मतलब पता होगा, जिनको नहीं पता मैं ये बता दूँ। संशोधन क्या होता है, जब कोई ऐसी चीज़ होती है, देखिए क्या होता है कि जब हम आगे बढ़ते जाते हैं, जब हमारा समय बढ़ता चला जाता है तो समय के साथ इंसान जो मनुष्य है हमारी क्या है ज़रूरतें बढ़ती जाती हैं, हमारी हर चीज़ बढ़ती चली जाती है। आप लोगों ने सुना होगा कि जैसे जैसे समय आगे बढ़ता है हर किसी को चेंज होना पड़ता है। तो इसी प्रकार संविधान में भी नागरिकों के द्वारा जब हमें दिखता है कि नागरिकों को उस तरह से पालन नहीं हो पा रहा है तो हम लोग क्या करते हैं, थोड़े संशोधन कर देते हैं। ठीक है, संशोधन मतलब संविधान में हम लोग थोड़े बहुत चेंजेस कर देते हैं, यानी कि किसी आर्टिकल को हटा के किसी को अनुच्छेद में डाल देना या फिर किसी को पूर्णतः लागू कर देना। जैसे कि पहले संपत्ति का अधिकार जो होता था वो पहले ज़्यादा मायने इतना नहीं रखता था। ठीक है, लेकिन आज जो है संपत्ति का जो अधिकार है उसे पूरा कानूनी तौर पर ये कह दिया गया है कि अब जितने भी घर में बच्चे होंगे उनमें ये बराबरी की हिस्सेदारी होगी। और पहले सिर्फ लड़कों के लिए होता था लेकिन अब ये लड़कियों के लिए भी बराबर की हिस्सेदारी होगी। ठीक है, तो संशोधन का मतलब क्या है, सीधा सीधा कि संविधान में कुछ बदलाव कर देना आज की जनता को देखते हुए। ठीक है, फिर हमारा सिक्स्थ कार्य क्या था संसद के द्वारा कि निर्वाचन संबंधी कार्य करना। ठीक है, संसद जो है वो राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव में भी भाग लेती है। यह अपनी समितियों के विभिन्न सदस्यों, पीठासीन पदाधिकारियों और उप पीठासीन पदाधिकारियों को भी चुनती है। अगर कोई इंग्लिश मीडियम का बच्चा इसमें पढ़ रहा है तो मैं ये कहूँगी कि इंग्लिश मीडियम का भी जो नोट्स है वो आप लोगों को टेलीग्राम के ग्रुप में मिल जाएंगे, आप लोग वहाँ से इसे पढ़ सकते हैं। ठीक है, फिर न्यायिक कार्य। संसद के पास राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सुप्रीम व हाईकोर्ट के जजों के साथ साथ संघ व राज्य लोक सेवा आयोगों के अध्यक्षों तथा सदस्यों और सीएजी के पर महाभियोग चलाने का अधिकार है। ठीक है, यहाँ पे हमारे पॉइंट खत्म होते हैं। देन हमारे आते हैं कार्यपालिका के कार्य कि हमारे कार्यपालिका जो है उनके क्या प्रमुख कार्य रहते हैं। कार्यपालिका जो है वो प्रशासनिक कार्य है, विदेश नीति का संचालन भी यही करती है। कार्यपालिका के व्यवस्थापन संबंधी कार्य हैं ये, और कार्यपालिका के सैनिक कार्य भी आते हैं। कार्यपालिका जो है वो वित्तीय कार्य को भी देखती है, कार्यपालिका ही न्यायिक कार्य को भी देखती है। नीति निर्माण भी हमारी कार्यपालिका के द्वारा ही किया जाता है। कार्यपालिका जो है वो संकटकालीन कार्य भी करती है। कार्यपालिका के द्वारा ही राजनीतिक और आर्थिक कार्य भी करे जाते हैं। ठीक है, अब देखिए भारत की संसद में कानून बनाने की प्रक्रिया का वर्णन कीजिए। देखिए, संसद जो है वो मुख्यतः कानून बनाने वाली संस्था ही हम ऊपर पढ़ के देख चुके हैं। प्रस्तावित कानून संसद में एक विधेयक के रूप में प्रतिस्थापित किया जाता है। संसद में पारित होने तथा राष्ट्रपति की स्वीकृति के पश्चात यह कानून बन जाता है। अब हम इस बात का देखेंगे कि संसद किस प्रकार कानून बनाती है। देखिए, आप लोग इस तरह से क्या कर सकते हैं, आप लोग पेपर में ये बना कर आ सकते हैं जो चार्ट कहते हैं जिसमें। ठीक है, इससे क्या होता है आपकी जो बात है वो एक शॉर्ट में और एक बहुत अच्छे मेथड में समझाई जाती है। जैसे कि देखिए, विधेयक प्रस्तावित कानून का प्रारूप पहले हम लोग ऊपर के लिख दिया, मैटर लिख दिया कि हम किस टॉपिक के ऊपर कर रहे हैं। अब हमारे क्या होते हैं, एक होता है सरकारी विधेयक और एक होता है गैर सरकारी विधेयक। सरकारी विधेयक क्या होता है जो मंत्री द्वारा पेश किए जाते हैं, और गैर सरकारी विधेयक क्या होता है जो संसद का अन्य कोई भी सदस्य पेश करता है। अब देखिए, जो सरकारी विधेयक है हमने इसको डिस्क्राइब कर दिया कि सरकारी विधेयक क्या होते हैं, हमने गैर सरकारी को बता दिया कि वो क्या होते हैं। अब सरकारी विधेयक के द्वारा कानून में क्या रहता है कि ये धन का विधेयक देखते हैं, साधारण विधेयक देखते हैं और संविधान संशोधन के विधेयक को ये लोग देखते हैं। लेकिन वहीं जो हमारा गैर सरकारी है वो साधारण विधेयक को देखता है और संविधान संशोधन विधेयक को देखता है। लेकिन देखिए, जो गैर सरकारी विधेयक है हमारा वो कभी भी धन के विधेयक को नहीं देखता। ठीक है, अब देखिए, लोकसभा अध्यक्ष की शक्तियों का हमें यहाँ पर क्या करना है, वर्णन करना है। राज्यसभा व राष्ट्रपति के साथ मिलकर लोकसभा कानून निर्माण का कार्य करती है। बजट पारित करना तथा कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, यह फैसला लोकसभा अध्यक्ष का होता है।
थर्ड, राज्य के साथ मिलकर संविधान में संशोधित करना लोकसभा का कार्य होता है। फोर्थ, मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। लोकसभा के सदस्यों के माध्यम से मंत्रियों पर नियंत्रण स्थापित कर उसे उनके दायित्वों के प्रति सतर्क बनाए रखने का कार्य भी क्या होता है, लोकसभा का है। लोकसभा जो है वो राज्य विधानसभा के साथ मिलकर राष्ट्रपति के निर्वाचन एवं राज्यसभा के साथ मिलकर उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेने की भी शक्तियाँ प्राप्त करता है। लोकसभा राज्यसभा के साथ मिलकर राष्ट्रपति तथा सर्वोच्च न्यायालय उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के विरुद्ध महाभियोग का प्रस्ताव पारित करने की शक्तियाँ भी प्राप्त करता है। फिर हमारा पॉइंट है कि उपराष्ट्रपति की पद मुक्ति के प्रस्ताव यानी कि जो राज्यसभा के द्वारा पारित किया जाता है उसकी जांच भी लोकसभा के द्वारा की जाती है। और लोकसभा में जो विपक्ष के नेता को कैबिनेट स्तर पर सम्मान प्राप्त होता है वो भी लोकसभा के द्वारा ही होता है। तो देखिए, अगर आपको क्वेश्चन आता है कि भारतीय की न्याय प्रणाली दर्शाइए, तो देखिए हमने इसको इसी तरह एक चार्ट में बता दिया कि क्या होता है, हमारा एक अधीनस्थ न्यायालय होता है, फिर हमारा उच्च न्यायालय होता है और फिर होता है हमारा भारत का सर्वोच्च न्यायालय। आप लोग इसको एक शॉर्ट पिरामिड इस तरह बना सकते हैं। और अगर मान लीजिए ये थोड़ा बड़े में आता है तो आप लोग इसको इस तरह चार्ट बनाने के बाद इनके पॉइंट को एक एक करके डिस्क्राइब भी कर सकते हैं। देखिए, तो अब हम लोग आगे करने वाले थे। आपका देखिए, कल कोई ना कोई ऐसा प्रश्न जरूर आएगा कि विधानसभा का सदस्य बनने के लिए व्यक्ति में क्या योग्यता होनी चाहिए। देखिए, मैं ये नहीं कहूँगी कि सिर्फ राज्य विधानसभा के ऊपर ही आ सकता है, आपका किसी भी टॉपिक को लेकर सकते हैं कि राष्ट्रपति के लिए क्या होनी चाहिए, प्रधानमंत्री के लिए क्या होनी चाहिए, या मंत्रिपरिषद के लिए क्या होनी चाहिए। ये किसी भी प्रकार से आ सकता है, लेकिन आपकी योग्यता को लेकर कोई ना कोई प्रश्न ज़रूर होगा कि अगर इस व्यक्ति को ये चीज़ बनना है तो उसके लिए उसकी क्या योग्यताएं होनी चाहिए। शायद ये जो मैं नोट्स इसमें प्रदान कर रही हूँ इसमें ज़्यादा की योग्यताएं नहीं है, लेकिन अगर आप लोग कहेंगे तो मैं उसकी भी एक शॉर्ट वीडियो बनाकर डाल दूँगी। ठीक है, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा मुझे कि अगर आप लोगों को चाहिए तो मैं एट ए टाइम आप लोगों के लिए अवेलेबल हूँ, मैं उसी टाइम डाल दूँगी। ठीक है, अब देखिए, हमारे यहाँ पे राज्य विधानसभा का सदस्य बनने के लिए व्यक्ति में क्या योग्यता होनी चाहिए कि वह पहली बात तो भारत का ही नागरिक होना चाहिए। ठीक है, प्लस राज्य का जो विधानसभा का जो सदस्य होता है वो कम से कम उसकी आयु कितनी होनी चाहिए, 25 वर्ष होनी चाहिए। उसका नाम जो है वो मतदाता सूची में भी होना चाहिए। मतदाता सूची कौन सी होती है, आप लोगों ने देखा होगा, हमारी वोटर लिस्ट निकलती है। ठीक है, आप लोगों के पास कॉल या मैसेज या आप लोगों के घर पे आते हैं कि मतदाता सूची में आप लोगों के नाम की टिकट देने के लिए। ठीक है, जिसकी वजह से आप लोग वोट दे पाते हैं। तो वही होती है मतदाता सूची, यानी कि पूरी वोटर्स की लिस्ट होना कि ऑल ओवर इंडिया हमारे यहाँ पे जो भी हमारे ऑल ओवर इंडिया में जितने हमारी स्टेट्स हैं, स्टेट्स में भी फिर जो हमारे छोटे छोटे एरियाज आते हैं जैसे कि विजय विहार हो गया, बुध विहार हो गया, अवंतिका हो गया, इस टाइप से जो छोटी छोटी सूचियाँ हमारी जो निकलती है उनमें सबकी अपनी अलग अलग मतदाता सूचियाँ निकलती है। ठीक है, कि इस एरिया से पर्टिकुलरली इतने लोग जो है वो मतदाता में रजिस्टर हुए, यानी कि वोट देने के लिए रजिस्टर हुए। तो अगर कोई भी राज्य का विधानसभा बनने का सदस्य बनना चाहता है तो उसके लिए उसका भी नाम मतदाता सूची में होना चाहिए। ठीक है, कई लोग क्या होते हैं, अगर आप लोग मुझे ये बोले कि मैम ये तो हर किसी का ही होता है मतदाता सूची में नाम, तो नहीं। देखिए, कई लोग क्या होते हैं 25-25, 22-22 साल के हो जाते हैं, लेकिन वो लोग ना अपना वोटर आईडी कार्ड नहीं बनवाया होता है। तो जिन लोगों का वोटर आईडी नहीं बना होता है उनका नाम मतदाता सूची में भी नहीं होता है। अगर आप लोगों का वोटर आईडी कार्ड बना हुआ होगा, वैसे शायद ही बना हुआ होगा क्योंकि अभी आप लोग 12th क्लास में पढ़ रहे हैं। ठीक है, लेकिन जो भी चीज़ है, अगर यहाँ पे कोई कॉलेज का बच्चा भी देख रहा है, क्योंकि मेनली सारे टॉपिक सेम ही रहते हैं, तो अगर आप लोग देख रहे हैं, अगर आप लोगों का है, और कई लोग ऐसे भी होते हैं जिनका उम्र से वो लोग ज़्यादा होते हैं लेकिन उनकी क्लास शॉर्ट होती है, यानी कि हो सकता है कि आप में से कोई बच्चा ऐसे हो जो 19 के भी हो, 18 के भी हो और उनका प्रॉपरली वोटर आईडी बना हुआ। तो अगर कोई ऐसा बच्चा है जिसका अभी भी वोटर आईडी कार्ड बना हुआ है या उसने रजिस्टर अप्लाई किया है, तो वो भी कमेंट सेक्शन में एक बार ज़रूर लिखिएगा कि मैम मेरा वोटर आईडी कार्ड है। ठीक है, देखते हैं हमारे पास कितने ऐसे बच्चे हैं जो 18+ है या 18 के हैं। ठीक है, देन हम आगे बढ़ते हैं कि किसी लाभ के पद पर, सरकारी पद पर भी कार्यरत ना हो, यानी कि आप लोग किसी भी लाभ के पद पर ना हो, यानी कि अगर आप लोग किसी सरकारी पद पर है तो आप लोग उसमें क्या होता है, कई लोग लाइक साइड बाय साइड अपनी इनकम जनरेट कर रहे होते हैं, आप लोग वो नहीं कर सकते। प्लस अगर आप लोगों को राज्य विधानसभा का सदस्य बनना तो आप किसी सरकारी पद पर भी उस दौरान नहीं होने चाहिए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हमारा टॉपिक क्या था कि हमें राज्य विधानसभा का सदस्य बनना था। अब कौन सा है कि हमें विधान परिषद का सदस्य बनना। ठीक है, तो अब इसका देखिएगा, विधान परिषद बनने के लिए क्या हमारे पास योग्यताएं होनी चाहिए कि पहली बात तो वो भी भारत का नागरिक हो। देखिए, चाहे राष्ट्रपति कहा जाए, चाहे उपराष्ट्रपति कहा जाए, चाहे मुख्यमंत्री कहा जाए, चाहे आपका प्रधानमंत्री कहा जाए, चाहे किसी का भी आ जाए, हर कोई भारत का नागरिक तो होना ही होना चाहिए। ठीक है, अब हर किसी की एज अलग अलग हो सकती है। फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूँ, हमने ऊपर पढ़ा कि उसके 25 थी। ठीक है, अगर हम लोग प्रधानमंत्री की बात करें तो वो 35 के होने चाहिए। वहीं अगर हम राष्ट्रपति की बात करें तो वो भी 35 होने चाहिए। लेकिन जो विधान परिषद का सदस्य है उसके लिए आपकी 30 वर्ष की आयु प्राप्त कर चुका हो, यानी कि आप लोग 30 ईयर्स कंप्लीट कर चुके हो। ठीक है, तब आप लोग विधान परिषद के सदस्य बन सकते हैं। फिर राज्य का क्या हो, पंजीकृत मतदाता हो, यानी कि वही वाली बात कि आप लोग स्टेट से प्रॉपरली पंजीकृत हो कि आप मतदान कर सकते हो और उसके पास भी कोई भी लाभ का पद ना हो। देखिए, लाभ का पद तो हर किसी का आंसर है, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि भारत का नागरिक हो, ये सब में आएगा। तो सेम यही, जो कोई भी लाभ के पद पर ना हो, ये हर किसी में आएगा, चाहे वो प्रधानमंत्री हो जाए, चाहे वो आपका राष्ट्रपति हो जाए, चाहे उपराष्ट्रपति हो जाए, चाहे विधानमंडल हो, चाहे कोई भी हो आपका। ये तो पॉइंट्स तो हर किसी में डाल सकते हैं। ठीक है, अब देखिए, जो निर्वाचन आयोग है उसके क्या क्या कार्य हैं और उनके अधिकार हैं। ठीक है, थोड़ा शॉर्ट कर देती हूँ। हाँ जी, अब देखिए,
हमारे यहाँ पर क्या है कि निर्वाचन आयोग जो है वो राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, संसद, राज्य विधानसभा के चुनाव का पर्यवेक्षण करता है। निर्देशन, आयोजन करवाने का मुख्य कार्य ये क्या करता है? ये करता है। निर्वाचन आयोग निर्वाचक नामावली तैयार करता है। निर्वाचन आयोग सभी राजनीतिक दलों का पंजीकरण और मान्यता प्रदान कराता है। राजनीतिक दलों का राष्ट्रीय, राज्य स्तर के रूप में वर्गीकरण निर्वाचन आयोग के द्वारा ही किया जाता है। निर्वाचन आयोग जो है वो सांसद, विधायक की अयोग्यता के लिए राष्ट्रपति और राज्यपाल को सलाह भी देता है और गलत निर्वाचन उपायों का उपयोग करने वाले व्यक्तियों को निर्वाचन के लिए अयोग्य घोषित भी यही करता है। तो ये कुछ थे हमारे निर्वाचन आयोग के कार्य और उनके अधिकार। अब देखिए चुनाव आयोग के कार्य। चुनाव आयोग चुनाव क्षेत्रों का सीमा जो है वो निर्धारण करना, जो प्रत्येक 10 वर्ष के बाद होने वाली जनगणना के अनुसार संभव होता है। देखिए जनगणना जो है वो हर 10 साल बाद निकलती है कि हमारा जो ये पर्टिकुलरली जो हमारा भारत है इसकी कितनी जनगणना हुई, यानी कि कितने लोग हो गए हैं। देखिए क्या होता है कि हमारे जो रेट होते हैं ना वो हर बार या तो बढ़ते हैं या फिर वो घटते हैं, क्योंकि देखिए वो तय करता है कि कितनी जन्म दर बढ़ रही है और कितनी मृत्यु दर बढ़ रही है हमारे देश के अंदर, ठीक है। तो इसीलिए हर 10 साल के बाद हमारी क्या कराई जाती है, जनगणना निकाली जाती है, ठीक है। हमेशा 10 वर्ष के बाद ही जनगणना होती है, यानी कि कितना रेट ऊपर जा रहा है या कितना रेट नीचे आ रहा है और इस टाइम पर्टिकुलरली हमारे देश में कितनी जनसंख्या है, ये सब कौन दिखता है हमारा, ये हमारी जनगणना दिखती है, यानी कि हमारी सरकार दिखती है कि मृत्यु दर कितना है और जन्म दर कितना है, ठीक है। हम आगे क्या पढ़ रहे थे कि जो राष्ट्रीय है, क्षेत्रीय है, राजनीतिक दलों को मान्यता प्रदान करता है। साथ ही साथ राजनीतिक दलों का विशेष चुनाव चिन्ह प्रदान करना भी चुनाव आयोग का कार्य है। चुनाव आयोग जो है मतदान सूची का निर्माण भी करता है। निर्वाचन आयोग चुनाव की व्यवस्था करता है और उसे रद्द करने की घोषणा का भी अधिकार रखता है। चुनाव आयोग उपचुनाव भी करवाता है। चुनाव आयोग राजनीतिक दलों के लिए आचार संहिता तैयार करने का भी कार्य करता है। एंड देन द लास्ट पॉइंट, चुनाव आयोग मतदाताओं को राजनीतिक प्रशिक्षण भी करवाने का कार्य करता है। अब देखिए यहाँ पर आ गया कुछ राजनीतिक दल की विशेषताएं। ये 3 या 4 नंबर में आपका प्रश्न आएगा, हो सकता है 2 नंबर में भी आ सकता है, ठीक है। कम से कम आप लोग 5 पॉइंट्स तो याद कर ही लीजिए, ठीक है। शॉर्ट पॉइंट्स है, ज़्यादा बड़े पॉइंट्स नहीं है यहाँ पर, आप लोग शॉर्ट पॉइंट्स के आधार पर इसे याद कर सकते हैं। शायद आप लोगों को ब्लर दिख रहा है इसलिए मैं इसे जूम कर रही हूँ, ठीक है। तो राजनीतिक दल की विशेषता, राजनीतिक दल जो है वो विशिष्ट सिद्धांतों के आधार पर संगठित व्यक्तियों का एक क्या है, समूह है। राजनीतिक दल बहुत सारे व्यक्तियों का क्या है, एक स्थायी संगठन है। राजनीतिक दल अपने सदस्यों के हितों को ध्यान में रखते हुए समाज के व्यापक हित को बढ़ावा देना चाहता है। राजनीतिक दल के सदस्यों में सामान्य लक्षणों व सिद्धांतों पर आम सहमति पाई जाती है। राजनीतिक दल का कार्यक्रम स्पष्ट होता है। राजनीतिक दल जो है अपने सिद्धांतों, नीतियों, कार्यक्रमों और कार्यान्वित करने के लिए राजनीतिक शक्तियाँ प्रदान करता है। राजनीतिक दल राजनीतिक सत्ता प्राप्त करने के लिए चुनाव में भाग भी लेता है। राजनीतिक दल अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए शांतिपूर्ण तथा संविधान व कई बार असंवैधानिक साधन भी अपनाता है। राजनीतिक दल राजनीतिक सत्ता की प्राप्ति के बाद अपने सिद्धांतों को व्यावहारिक रूप देना शुरू कर देता है। देखिए जो ये राजनीतिक दल की विशेषताएं हैं, ये अगर आप नहीं भी पढ़ते हैं तो भी आप लोग लिखा के सकते हैं, क्योंकि देखिए अगर आप में से कोई भी वोट नहीं देता है तो आप लोग वोटिंग सिस्टम तो देखते ही होंगे। हमारे यहाँ पर बहुत सारे राजनीतिक दल के लोग आने शुरू हो जाते हैं, वो लोग प्रचार करते हैं, हमारे पास कुछ वादे करते हैं, ठीक है। हमें वादों के बारे में बताते हैं। हम लोग क्या देखते हैं कि जैसे आम आदमी पार्टी या बीजेपी, ठीक है, ये एक राजनीतिक दल है। आप लोग कुछ राजनीतिक दलों के नाम भी याद कर लीजिएगा, ठीक है, उदाहरण के रूप में, जैसे कि भाजपा, कांग्रेस, ठीक है, और आम आदमी पार्टी, ठीक है, इस तरह के शिवसेना, ऐसे कुछ जो पार्टियों के नाम है वो लोग आप लोग कुछ याद कर लेना उदाहरण के रूप में। हाँ जी, तो पर हम क्या बात करते हैं कि आप लोगों ने अपने आसपास में देखा होगा कि बहुत सारे राजनीतिक दल एक एक करके आते जाते हैं, अपना प्रचार करते हैं, प्रसार करते हैं। तो क्या हम क्या देखते हैं, जैसे अगर मैं बात करूँ बीजेपी की, ठीक है, तो बीजेपी में क्या बस योगी या फिर क्या मोदी है? नहीं, बीजेपी में बहुत सारे लोग हैं, यानी कि क्या है, ये बहुत सारे व्यक्तियों का क्या एक स्थायी संगठन है, यानी कि परमानेंट ऑर्गेनाइजेशन इनका भी अपना एक, ठीक है। प्लस इसमें क्या होता है, ये जो व्यक्तियों के समूह हैं इनके अपने कुछ सिद्धांत है, ठीक है। ये सिद्धांत के बाद क्या है कि राजनीतिक जो दल है वो क्या करता है, अपना एक कार्यक्रम स्पष्ट देता है, यानी कि हमें बताते हैं कि ये लोग किस तरह से कार्य करेंगे। फॉर एग्जांपल जैसे कि अभी आप लोगों ने देखा होगा कि जब बीजेपी की सरकार दिल्ली में भी आई है तो इन लोगों ने क्या कहा था कि ये लोग मेन क्या करेंगे, यमुना की सफाई करेंगे। इन्होंने अपना कार्यक्रम हमारे आगे रखा। देन हम लोग ने अपनी क्या करी, चुनाव करा, चुनाव प्रक्रिया दी। चुनाव प्रक्रिया के बाद हम लोगों का क्या हुआ, हमारे सामने अब उसी के बाद 2 दिन बाद ही पता नहीं सुनने में आया था कि यमुना की साफ सफाई होनी शुरू हो चुकी है। आप में से किन किन लोगों को पता है कि यमुना की सफाई होनी शुरू हो गई है? सभी लोग कमेंट सेक्शन में बताइए, ठीक है। हाँ जी, तो आप लोग अपने आसपास के देख सकते हैं। प्लस ये लोग क्या करते हैं, ये लोग सदस्यों की समाज के व्यापक हित को भी बढ़ावा देने का काम करते हैं, ठीक है। अब देखिए एक छोटा सा पॉइंट कि पर्यावरण की कुछ समस्याएं बतानी है। क्या है पर्यावरण की समस्याएं? कि भूमि, वायु और पानी जो है वो प्रदूषित होता जा रहा है, जनसंख्या में वृद्धि होती जा रही है, धीरे धीरे शहरीकरण होने लगा है और औद्योगिकरण होने लगा है। औद्योगिकरण क्या होता है, जिसमें हम लोगों को क्या होता है, हर चीज़ मशीनों के द्वारा की जाती है, और अब तो वैसे ही AI का ज़माना है तो औद्योगिकरण और भी ज़्यादा हो गया, ठीक है। हाँ जी, तो भारत की राष्ट्रीय पर्यावरण नीति के उद्देश्य,
सुरक्षित, स्वस्थ, उत्पादक और सौंदर्य बोध को संतुष्ट करने वाले पर्यावरण का संरक्षण एवं विकास करना। सेकंड पॉइंट, ग्रामीण और शहरी बस्तियों के जीवन स्तर में श्रेष्ठता लाने के लिए उन्हें सुधार तथा विकसित करना। थर्ड पॉइंट, विकास को पारिस्थितिकी के सिद्धांत पर आधारित करना तथा उसके साथ पर्यावरण पर पड़ने वाले प्रभाव का अनुमान लगाना और पर्यावरण सुरक्षा का समुचित प्रबंध करना। फोर्थ पॉइंट, पर्यावरण सुरक्षा की तकनीकों को प्रोत्साहित करना, संसाधनों का पुनर्चक्रण करना तथा कूड़े का उपयोग करना। फिफ्थ पॉइंट, देश में जैव विविधता के संरक्षण हेतु प्राकृतिक संरक्षित पशु पक्षी विहार जैसे कि जो पहाड़ है, वर्षा वन है, मतलब चारगाह है, मरुस्थल है, जलीय क्षेत्र है, झील है, समुद्री तट है, नदी है, समुद्र ढाले हैं, द्वीपों को सुरक्षित रखना। एंड लास्ट सिक्स, राष्ट्रीय समुद्री विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र के अंतर्गत पर्यावरण को संरक्षित रखना। ठीक है, अब देखिए, हमारे पर्यावरणीय प्रदूषण को रोकने के लिए भारत सरकार के द्वारा कुछ उपाय किए गए। तो वो क्या थे कि पर्यावरण की अदालतें बना दी गई, पर्यावरण हितैषी उत्पाद हो गया, पेट्रोल को शीशा मुक्त करवाना, हानिकारक कीटनाशकों पर प्रतिबंध लगाना, राष्ट्रीय कूड़ा प्रबंधन परिषद बनाना, पब्लिक लायबिलिटी इंश्योरेंस, मोटर वाहनों द्वारा प्रदूषण, आप लोगों ने देखा होगा कि जितनी भी हमारी गाड़ियाँ होती हैं उन लोगों का प्रदूषण का सर्टिफिकेट वगैरह बनता है। ठीक है, देन आगे समुद्र तट के निकट होटल बनाना, राष्ट्रीय नदी कार्य योजना और सौर ऊर्जा का आयोग। ठीक है, और जो ये है ना, ये थोड़ा सॉरी गायब हो रखा है, इस तरह के सार्वजनिक स्थलों पर कूड़ा फेंकने का निषेध। ठीक है, सार्वजनिक स्थलों पर आप लोगों का धूम्रपान करना, हाँ जी, धूम्रपान करना और कूड़ा फेंकना क्या है, निषेध है, यानी कि मना है। ठीक है, देन अगर आप लोग आगे आए तो देखेंगे कि मानव अधिकार की कुछ 6 मूल विशेषताएं हैं। क्या है वो 6 मूल विशेषताएं हमारी, कि मानव होने के नाते लोगों के पास अधिकार है। दूसरा, मानव अधिकार सार्वभौमिक है। तीसरा, मानव अधिकार सभी लोगों को समान मानते हैं। चौथा, ये अधिकार मूलतः व्याप्तित होते हैं। पाँचवा, मानव अधिकार के अंतर्गत मानवता के मौलिक सिद्धांत समाहित हैं। एंड फिफ्थ, सिक्स्थ, मानव अधिकारों का संवर्धन एवं संरक्षण केवल देश की सीमा के अंदर ही सीमित नहीं है, बल्कि ये कुछ आदर्शों को स्थापित करता है और पूरे विश्व में माने जाते हैं। ठीक है, देन आता है भारत की विदेश नीति मूल्य उद्देश्य। किसी भी अन्य देश के समान ही भारत की विदेश नीति का मुख्य और प्राथमिक उद्देश्य अपने राष्ट्रीय हितों को सुरक्षित करता है। उल्लेखनीय है कि सभी देशों के लिए राष्ट्रीय हित का दायरा अलग अलग होता है। भारत में परिप्रेक्ष्य में राष्ट्रीय हित के अर्थ में क्षेत्रीय अखंडता की रक्षा के लिए हमारी सीमाओं को सुरक्षित करना, सीमा पार आतंकवाद का मुकाबला, ऊर्जा सुरक्षा, खाद्य सुरक्षा, साइबर सुरक्षा आदि शामिल है। अपनी विकास गति को बढ़ाने के लिए भारत को पर्याप्त विदेशी सहायता की आवश्यकता होगी। विभिन्न परियोजनाओं जैसे कि क्या है, मेक इन इंडिया, स्किल इंडिया, स्मार्ट सिटीज़, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, डिजिटल इंडिया, क्लीन इंडिया आदि को सफल बनाने के लिए भारत को विदेशी सहयोगियों, विदेशी प्रत्यक्ष निवेश, वित्तीय सहायता और टेक्नोलॉजी की ज़रूरत है। लास्ट पॉइंट, विश्व भर में भारत का डायस्पोरा भी काफ़ी मजबूत है और तकरीबन विश्व में सभी देशों तक फैला हुआ है। भारत की जो विदेश नीति का एक अन्य उद्देश्य विदेशों में रह रहे भारतीयों को संलग्न कर वहाँ उनकी उपस्थिति का अधिकतम लाभ उठाना है। इसी के साथ उनके हितों को सुरक्षित रखना भी आवश्यक होता है। अब देखिए गुटनिरपेक्ष, ये तो हर साल रिपीट होता ही होता है। गुटनिरपेक्ष की विशेषता क्या है, जिसकी स्वतंत्र विदेश नीति पर होता है ये। दूसरा, जो राष्ट्र किसी सैनिक गुट का सदस्य नहीं हो। तीसरा, जो किसी महाशक्ति से द्विपक्षीय समझौता ना करता हो। चौथा, सदस्य देश उपनिवेश का विरोध करता हो। और पांचवा, जो अपने क्षेत्र में किसी महाशक्ति का सैनिक अड्डा बनाने की अनुमति ना देता हो। ठीक है, अब देखिए 1962 में भारत चीन के युद्ध के कुछ कारण। पहला था सीमा का विवाद। भारत और चीन के बीच युद्ध का मुख्य कारण क्या था, अरुणाचल प्रदेश और अक्साई चीन पर सीमा का विवाद था। दूसरा क्या था कि भारतीय क्षेत्र में सड़क निर्माण। 1954 में चीन ने शिनजियांग और तिब्बत को सड़क मार्ग से जोड़ने के लिए भारत के अक्साई चीन से एक सड़क का निर्माण किया। 1959 अक्साई चीन में सड़क के निर्माण की खबर मिलने के बाद भारत ने इसका विरोध किया, जिससे सीमा पर तनाव और बढ़ गया, यानी कि जो सीमा का विवाद था ये इसमें और भी ज़्यादा बढ़ गया। फिर दलाई लामा में क्या हुआ कि 1959 में दलाई लामा भारत आए और जवाहरलाल नेहरू ने उनका स्वागत किया। चीन को यह पसंद नहीं आया। दूसरा क्या था, चीन को लगता था कि तिब्बत में चीन के खिलाफ विद्रोह के पीछे किसका हाथ है, हमारे भारत का हाथ है। ठीक है, मोस्टली रिपीटेड क्वेश्चन इन द एग्जाम, भारत और पाकिस्तान के बीच विवाद के प्रमुख मुद्दों की विवेचना कीजिए। भारत और पाकिस्तान में सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक तथा ऐतिहासिक समरूपताएं थी। भारत पाकिस्तान का संघर्ष 1947 से लेकर 48, 1965, 1971 और 1999 में सैन्य संघर्ष। फिर आपके सामने था कश्मीर मुद्दा, हथियारों की होड़, आतंकवाद, सियाचिन ग्लेशियर विवाद और क्या है, सरक्रीक विवाद इत्यादि। फिर आता है चीन के साथ भारत के संबंध। विवाद के क्षेत्र को लेकर अगर हम बात करें तो क्या है, 1950 में चीन द्वारा तिब्बत को हड़पने तथा भारत चीन सीमा पर बस्तियां बनाने के फैसले में दोनों देशों के संबंध एकदम बिगड़ गए।
चीन ने 1962 में लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश पर अपने दावे को जबरन स्थापित करने के लिए भारत पर आक्रमण भी किया। चीन द्वारा पाकिस्तान को मदद भी दी गई। चीन भारत के परमाणु परीक्षणों का विरोध करता था। बांग्लादेश और म्यांमार से चीन के सैनिक संबंध को भारतीय हितों के खिलाफ माना जाता है। संयुक्त राष्ट्र संघ ने आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद पर प्रतिबंध लगाने का प्रस्ताव पेश किया। चीन द्वारा वीटो पावर का प्रयोग करने से यह प्रस्ताव निरस्त हो गया। भारत ने अजहर मसूद के आतंकवादी घोषित करने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ में प्रस्ताव पेश किया, जिस पर चीन ने वीटो पावर का प्रयोग किया। लास्ट, चीन की महत्वाकांक्षी योजना वंस बेल्ट वन रोड, जो कि पीओके से होती हुई गुजरी, उसे भारत की घेरने की रणनीति के तौर पर लिया गया। ठीक है। एंड हमारा ये आज का लास्ट प्रश्न है, लोक सेवा आयोग की स्वतंत्रता। ठीक है। सदस्यों की नियुक्ति 6 वर्ष तक अवधि या फिर यूपीएससी के मामले में 65 वर्ष की उम्र और एसपीएससी के मामले में 62 वर्ष की उम्र के लिए होती है। किसी सदस्य की सेवा शर्तों में उनके कार्यकाल के दौरान अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जा सकता। किसी सदस्य को हटाया जाना सर्वोच्च न्यायालय में मशविरा करने के बाद कुछ विशेष आधारों पर प्रशासनिक व्यवस्था की राष्ट्रपति द्वारा संभव है। आयोग पर होने वाले खर्च भारत की संचित निधि से होता है। आयोग के क्षेत्राधिकार में आने वाले किसी मामले को छोड़कर सरकार द्वारा जारी किए जाने वाले सभी निर्देशों को संसद या राज्य विधायिका के समक्ष ऐसे परिवर्तन जो प्रयुक्त हो सकते हैं के लिए रखा जाना जरूरी है। एंड लास्ट, तय सीमा से आगे किसी सदस्य की नियुक्ति कड़ाई से प्रतिबंधित है। आशा करते हैं कि आपको सभी प्रश्न समझ में आए होंगे और आपसे अनुरोध है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कर दीजिए। और अगर आप लोगों को ये नोट्स चाहिए तो आप लोग हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। उसके अंदर हमारे आने वाले सारे नोट्स, अपडेट, सैम्पल पेपर्स, कुछ क्वेश्चन पेपर्स प्रीवियस ईयर के सारे अपडेट कर दिए जाएंगे। और आप लोगों के लिए हमने एक स्कीम भी चलाई है कि शुरू में आने वाले हम लोग 100 जनों को क्या करेंगे, मुफ्त में नोट्स देंगे और बाद में आने वालों के लिए 50 रुपये का शुल्क होगा नोट्स का। ठीक है। तो बिना देरी गवाए आप लोग फटाफट हमारे टेलीग्राम ग्रुप को और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाइए। धन्यवाद।